गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें हमने अभी तक 6 या 7 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लोग ने किए, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये 7 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है, बहुत लंबा सा नाम है इसका, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। डरे नहीं, नाम जितना लंबा है उतना ही इजी टॉपिक है, बहुत हल्का सा डेरिवेशन है। देखेंगे इसको बच्चों, ये बोर्ड में अक्सर आ जाता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे देखते जाएंगे और बहुत आसानी से ये खेल खेल में समझ में भी आ जाएगा। ये हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, और वैद्युत क्षेत्र आपको पता होगा, इसे ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर का निशान बना दिया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी दिशा इधर को है, राइट में, है ना। और इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर हर जगह एक जैसा ही लगेगा। आप कोई पार्टिकल अगर रख देंगे तो उस पार्टिकल पे हर एक जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो बिल्कुल सेम इंटेंसिटी का रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जहाँ आपका मन करे वहाँ रख दो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, या एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं थोड़ा सा वैसे याद दिला देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं, एक माइनस एक प्लस, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों, और उनके बीच में एक छोटी सी दूरी होती है, अल्प दूरी कहते हैं ना उसको, छोटी सी दूरी को। जैसे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, इसी के अंदर यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो रखा -Q, इस पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वो हमने रखा +Q, सेंटर पॉइंट लिया या मध्य बिंदु लिया O, और इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो रखी L, रख सकते हैं। चलिए खैर, अब ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, चार्ज की वैल्यू सेम है, परिमाण बिल्कुल एक समान है, Q है, यहां भी Q है, इनकी प्रकृति अलग अलग है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। सिंपल है। उसके बाद हम एक बात पहले से ही जानते हैं, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा था उससे हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, और उसे हम डिनोट करते हैं P से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बताई थी। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव पे क्योंकि 2 चार्ज हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, अब जब भी किसी चार्ज को, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को, धनात्मक आवेश को आप किसी वैद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ेगा, उसी के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, इस तरह से। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में पुल करेगा। ये अपोजिट है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, है ना। ये मैंने जब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाई थी, 5th लेक्चर है आई थिंक, उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल से समझाई हैं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। खैर, ये इस डायरेक्शन में पुल होगा और ये इस डायरेक्शन में पुल होगा। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स, नेट फोर्स, इनफैक्ट वी शुड से कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है। अब बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है ना, तो उस पे जो फोर्स लगता है वो बराबर होता है Q × E, सही है। यहां पे भी लगेगा Q × E। याद है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, या इसी के सामने लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता था E = F/Q। तो F यानी फोर्स जो अप्लाई होगी इस पॉइंट पे
वो बराबर हो जाएगी Q इंटू ई के, इधर चला गया ये। ऐसा ही बिल्कुल इसके साथ होगा, इसकी प्रकृति अलग है लेकिन परिमाण बिल्कुल सेम है, तो ये इधर की तरफ लगेगा और ये इधर की तरफ लगेगा। यहां तक की बात शायद बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, सिंपल। चलिए खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो तो जितना बल इधर की तरफ लगा है, जितना फोर्स इधर की तरफ लगा है, उतना ही इधर की तरफ भी लगा है, तो हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर नेट फोर्स ही 0 हो गया तो इसमें किसी भी तरह की मोशन कैसे आएगी? देखिए बच्चों, मोशन जो है वो मेन तरीके से दो तरह की होती है। एक तो होती है रोटेशनल मोशन, जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति, जिसमें कोई भी वस्तु जो है वो गोल गोल घूमना शुरू करती है किसी एक्सिस के चारों तरफ, है ना। और दूसरी होती है ट्रांजिशनल मोशन, या उसे हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। ये 11th में है हमारा 11th। तो अब ये जो स्थानांतरीय गति होती है या ट्रांजिशनल मोशन होती है, ट्रांजिशनल मोशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जैसे ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसे यहां से यहां लेके जाना चाहता हूं तो मुझे इस पे इधर को फोर्स लगाना होगा, तो ये इधर को चली जाएगी, है ना, इस पे फोर्स अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं इधर को इस पे इतना ही फोर्स लगाऊं और इतना ही फोर्स इस पे इधर को लगाऊं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये जो एफ नेट इस पे अब आया, फोर्स तो हमने इस पे लगा रखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ से इक्वल लगा रखी है, तो इस पे ये किधर को भी जा पाएगा, इधर को या इधर को नहीं। इसकी जो फोर्स है, सॉरी, इसकी जो मोशन है वो नहीं हो पाएगी, ट्रांजिशनल मोशन नहीं हो पाएगी, ठीक, ओके। उसके बाद अगर हम इस पे एक फोर्स यहां लगा दें इधर की तरफ और एक फोर्स यहां लगा दें इधर की तरफ, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, जैसा हमने यहां कर रखा है। तो जब हम एक इधर और एक इधर लगाएंगे तो ये एक एक्सिस के अराउंड घूमना शुरू कर देगा, ऐसे करके करेगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। नॉर्मल लाइफ में हम अक्सर ये एग्जांपल देखते हैं। आपने साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो पेडल होता है, जब हम उसे एक तरफ से दबाते हैं तो वो दूसरी तरफ से अपने आप ऊपर आ रहा होता है। हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते दूसरी तरफ, बस उसे ढीला छोड़ देते हैं, वो ऊपर आता है। इसी तरह से जब ये आगे पहुंचता है तो इस पर प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये ऊपर आ रहा होता है, वो एक जगह ऐसे ही रोटेट कर रहा होता है। तो वो एक तरह से रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि दोनों पे हमने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रखी है। इसको नीचे दबा रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, जब इसको नीचे दबा रहे हैं इसको ऊपर कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये घूर्णन गति है, ऐसे करके, और वो एक एक्सिस के चारों तरफ हो रही है। साइकिल में अगर एक इस तरह से आर पार कोई ऑब्जेक्ट निकाल दिया जाए, इमेजिनरी कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक पेडल ऐसे चल रहा है और दूसरा पेडल ऐसे चल रहा है, उसी के पीछे फॉलो कर रहे हैं वो एक दूसरे को, ऐसे करके, ठीक। तो वो एक एक्सिस हो गया, एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये घूर्णन गति कहलाती है। एक है ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि वही साइकिल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। देखिए, पेडल एक ही जगह घूम रहा है, लेकिन साइकिल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उस पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। वो जो फोर्स है वो हमारा इस वैद्युत द्विध्रुव पे 0 है, इसलिए इसका ट्रांजिशनल मोशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से इधर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। एक एक्सिस के चारों तरफ ऐसे करके गति कर सकता है, घूम सकता है। अब गति करने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म, युग्म माने जोड़ा, बलों का जोड़ा, एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, ठीक। तो बल युग्म का आघूर्ण, या इसे हम कहते हैं टॉर्क। इसे उल्टा जे बना के, इसे टाउ कहते हैं, वैसे उल्टा जे बना के डिनोट किया जाता है, इसे टॉर्क कहते हैं। और ये टॉर्क जो है हमारा, ये 0 नहीं होगा। टॉर्क नेट अगर हम निकालना चाहें तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। मेरी बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। फोर्स 0 है, इसीलिए किसी भी तरफ स्थानांतरीय गति नहीं हो सकती। टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क का मतलब है बल युग्म का आघूर्ण, वो 0 नहीं है। जब वो 0 नहीं है तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे कि वो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। अब ये जो टॉर्क है हमारा, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। टॉर्क बराबर होता है कोई भी एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल
कोई भी एक बल, ये वाला या ये वाला, परिमाण दोनों का समान ही है, दिशाएं तो अलग अलग है। कोई भी एक बल टाउ बराबर Q इंटू E, परिमाण सेम है, ठीक। बलों के बीच की लंबवत, ये परपेंडिकुलर का निशान है, लंबवत कहते हैं इसको, लंबवत दूरी के लिए मैंने डिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो डिस्टेंस के लिए D लिख दिया है, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये नहीं है, ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इन्हें, इस वाले फोर्स को अगर हम ये मान के चलें कि इसे इस तरफ अगर बढ़ा दिया जाए और इस पे एक लंब डाला जाए यहां पे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहां पे ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो ये 90 डिग्री पे चूंकि यहां पे है, ये हमारा जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको हम नाम दे देते हैं। लेट्स से कि ये A है, ये B है, ये एक C है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये जो AB है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा। अब हमारे पास ये तो है नहीं, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे आता है। हमें अगर एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा त्रिकोणमिति से, साइन थीटा बराबर होता था लंब यानी AB बटे कर्ण यानी AC या CA, जो भी आप कहना चाहो, AC, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हुआ, AB की वैल्यू है बच्चों पता नहीं, AC की वैल्यू 2L, ये हुआ AB बाई 2L। तो AB बराबर हो गया 2L साइन थीटा। ये आई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गई 2L साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां रख देते हैं इस वैल्यू को, ये रखी जाएगी 2L साइन थीटा। जब हमने ये वैल्यू रख दी बच्चों, तो हम इन्हें आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। तो हमारा जो टो है इसको हम लिखेंगे 2QLE साइन थीटा, ठीक है, ओके। आपको याद होगा 2QL बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण नहीं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये बलयुग्म का आघूर्ण है, ये टॉर्क है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको हमने लिख दिया P, इसको लिखा E एज इट इज, और ये आ गया साइन थीटा। यही हमारा फॉर्मूला बन गया टॉर्क का। अब इससे हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा, मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, फोर्स यानी बल जीरो होगा, बलाघूर्ण जीरो नहीं होगा, बलयुग्म का आघूर्ण जीरो नहीं होगा, उसकी अलग वैल्यू है। बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क जो है हमारा, उसकी वैल्यू PE साइन थीटा आएगी। अब हम यहां से आगे की तरफ चलते हैं। यहां से आगे की तरफ ये है कि हम को ये ज्ञात करना है कि किस कंडीशन में इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे इस वैद्युत द्विध्रुव पर ये जो टॉर्क है, बलयुग्म का आघूर्ण है, इसकी वैल्यू किस कंडीशन में मिनिमम होगी यानी कम से कम होगी, और किस कंडीशन में मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो वो कंडीशन ज्ञात करने के लिए, अब चूंकि ये जो टॉर्क है बच्चों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा का मान जैसा होगा, टो का मान या टॉर्क का मान उसी तरह से आएगा। पहली कंडीशन ले लेते हैं हम, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों कर लेते हैं, है ना। 0 डिग्री, अगर साइन थीटा का मान 0 कर दिया जाए तो टॉ बराबर आएगा PE साइन 0, और ये बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा अपने आप ही। तो इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क का मान आया यानी बलयुग्म के आघूर्ण की जो वैल्यू आई वो आई 0, मिनिमम हो गई है। अब अगर इसे 180 लिख दें तो 180 में भी सेम कंडीशन होती है, थीटा इज इक्वल टू
पी ई साइन 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू भी शून्य ही होती है, जीरो होती है, तो ये वैल्यू भी जीरो आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क भी जीरो हो गया। एक स्पेशल कंडीशन आई है बच्चों, स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थिति ये आई है कि हमने थीटा की वैल्यू को मिनिमम रखा है ताकि हम टॉर्क की वैल्यू को शून्य कर सकें या जीरो कर सकें या मिनिमम कर सकें। मिनिमम करने के लिए चूंकि ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए थीटा की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया। जीरो करने पे भी वैल्यू जीरो ही आई, 180 करने पे भी वैल्यू जीरो ही आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली कंडीशन हमारी आ जाती है तो इस कंडीशन में एफ नेट तो जीरो है ही है, ये तो हमेशा रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान विद्युत क्षेत्र में फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको अलाइन कर दिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल था थीटा, ये P है और ये E है। हाँ, ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ी बाद में बता देता हूं बच्चों। ये जो थीटा है, इसको, इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया है, यानी कि P की जो दिशा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ये जो थीटा है ये इस P और इस E के बीच में ही बनता है। अब जब ये इनके बीच में बन रहा है, अगर आपने थीटा की वैल्यू जीरो कर दी या 180 कर दी, आपने थीटा की वैल्यू जीरो कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव इस तरह से था, आपने इसको ऐसे सीधा कर दिया। अब P भी इधर कोई है और E भी इधर कोई है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तभी तो वैल्यू जीरो डिग्री आई। थीटा बराबर तभी तो जीरो हुआ, थीटा तभी तो घट घट के जीरो पे पहुंचेगा जब आप इसे एस से ऐसे कर दोगे। जब ये जीरो हो गया तो उस कंडीशन में अगर हम देखें बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, इससे आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आराम से भाई। ये हमारा हो गया। ये आप साथ में अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको साथ साथ उतारते रहिए। सिंपल डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। केवल एक छोटा सा फॉर्मूला है, टॉ बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। चलिए, ये आ गया हमारा। इसके बाद अब चूंकि टॉ बराबर पी ई साइन थीटा कंडीशन आ गई थी, तो हमने जब इसे अलाइन कर दिया बच्चों, ये मार्कर मेरा भूखा है, इसे थोड़ी सी इंक पिलानी पड़ेगी। चलिए खैर, अब हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा उसकी भी डायरेक्शन यही हो गई, तो ये रहा, ठीक। तो ये एंगल जीरो हो ही गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका माइनस पॉइंट तो इधर आ गया और प्लस पॉइंट आ गया इधर। ये यहां से लेके यहां तक हमने अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है। अब चूंकि एंगल P और E के बीच में जीरो ही हो गया है, तो माइनस क्यू इधर आ गया और प्लस क्यू इधर आ गया। अब इस पे जो बल लगेगा बच्चों, प्लस क्यू पे, वो इधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा ना। प्लस पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा किधर को लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। माइनस पे किधर को लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि जब फोर्स की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट है, यानी कि इधर भी है और इधर भी है और बिल्कुल सेम है, इनका आप एक तरह से कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन अब बिल्कुल सेम हो गया है, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं लाइफ का। आपने रस्सा कशी का खेल देखा होगा, जिसमें 5 खिलाड़ी अगर इधर हों, 5 खिलाड़ी इधर हों, और एक रस्से को अगर वो खींच रहे हो दोनों तरफ और बिल्कुल बराबर फोर्स से खींचे, इधर भी इतने ही मजबूत हो, इधर भी इतने ही मजबूत हो, तो क्या वो रस्सा खींचेगा कि इधर भी नहीं, रुक जाएगा ना एक जगह पे। तो वो उनका लाइन ऑफ एक्शन है, वो रस्सा लाइन ऑफ एक्शन है, उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। जब उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किधर भी नहीं खींचेगा, क्योंकि फोर्स दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है। हमारी फोर्स इक्वल है, यहां पे भी हमारा QE फोर्स लगा है और यहां पे भी हमारा QE फोर्स लगा है। लेट्स से कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों तरफ जब इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं तो क्या कोई ये इसको घुमा सकता है, किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। रस्से को अगर बिल्कुल इक्वल फोर्स से दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी खींच रहे हो सेम फोर्स से, तो वो किधर भी काम नहीं करेगा, एक ही जगह पे वो रुका रहेगा। जब वो रुका रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉर्क की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखें, मैं फिर बता रहा हूं, केवल इस कंडीशन में, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 डिग्री हो, टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो गई और एफ नेट जो है वो हमारा पहले से ही जीरो है, टॉर्क जो है वो भी जीरो हो गया। अब ये जो कंडीशन कहलाती है ना बच्चों,
इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन और दूसरी तरह का होता है हमारा अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन के बारे में भी अभी आपको बता देता हूं। ये जो हमारी कंडीशन थी कि जब प्लस जो है वो उधर की तरफ ही हो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की कंडीशन है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, फॉर्मूला यही काम करेगा, टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब तक तो ये 20 बार बोला जा चुका है, याद हो गया होगा। अब दूसरी कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं बच्चों स्थायी संतुलन, या इसे हम कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये बिल्कुल रेस्ट में आ गया है वैद्युत द्विध्रुव। अब ना ये स्थानांतरीय गति कर रहा है और ना भी ये घूर्णन गति भी नहीं कर रहा है, अब वो भी नहीं कर रहा है। सेम इक्वल फोर्स से एक लाइन ऑफ एक्शन पे आप इसको खींचोगे, ये कोई गति नहीं करेगा, ये एक जगह रेस्ट पे आ गया। इसीलिए इसको स्थायी संतुलन कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, E। अब इसके साथ हमें इस विद्युत द्विध्रुव का 180 डिग्री एंगल बनाना है। थीटा इज इक्वल टू 180 है ना, इसे पलट दो ऐसे करके। यहां से जब ये ऐसे था, थीटा वैल्यू थी, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और बिल्कुल अपोजिट में कर दो। इसको आप पॉजिटिव मान के चलें, इस हिस्से को नेगेटिव मान के चलें। इधर आते हैं, ठीक, ये पॉजिटिव है, ये 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है उसका पॉजिटिव सिरा तो आ गया इस तरफ और नेगेटिव आ गया इस तरफ। 180 डिग्री खुल गया। इसकी दिशा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की वो दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है इधर। तो एक दिशा इधर, एक दिशा इधर, बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों? 180 डिग्री। ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है ना। अब ये 180 डिग्री हो गया। अब जब ये 180 डिग्री हो गया तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्लस क्यू है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये रही, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक। और जो माइनस पे फोर्स अप्लाई होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ, एक इधर को और एक इधर को। अब ये कंडीशन थोड़ी अलग हो गई। अब इस कंडीशन को ऐसे कर सकते हैं कि अगर रस्से की बजाय हम 5 खिलाड़ी इधर हैं, 5 खिलाड़ी इधर हैं, एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लें, लेट्स से कि एक प्लैंक ले लें, एक तख्ता ले लें, उस तख्ते को 5 लोग इधर से धक्का मार रहे हैं और 5 लोग उधर से धक्का मार रहे हैं। 5 ये रे, अरे कैसे, 5 लोग ये रे, 5 लोग ये रे, बीच में एक प्लैंक है, तख्ता है, ये रहा आपका तख्ता, है ना। आप इसे इधर से 5 इधर से और 5 इधर से बिल्कुल इक्वल फोर्स से धक्का मार रहे हो ऐसे करके, तो क्या ये घूम जाएगा? इधर उधर जाएगा या ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे कुछ करेगा? नहीं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में आ गया अभी, इधर से भी और इधर से भी। चलिए खैर, तो इधर से भी सेम फोर्स है, इधर से भी सेम फोर्स है, इसकी वैल्यू QE है, इसकी भी वैल्यू QE है, बस डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। अब डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, तो ये किधर भी मूव नहीं होगा। ये हमारा कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या इसे हम कहते हैं अस्थायी संतुलन बच्चों, अस्थायी संतुलन या अनस्टेबल, अनस्टेबल ठीक से लिखा जा भाई, इक्विलिब्रियम, ठीक। ये अस्थायी संतुलन कहलाएगा। अब ये अस्थायी क्यों कहलाता है, ये स्थायी क्यों कहलाता है? ध्यान करें बच्चों, हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला था। अब जब भी हम इसे आजाद छोड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक फोर्स इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, ये तुरंत कैसे जाएगा? ऐसे आ जाएगा, अपनी एक कंडीशन पे वापस आ जाएगा बहुत जल्दी करके, है ना, क्योंकि ये उसी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
प्लस वाला हमेशा उस तरफ जाने की कोशिश करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये प्लस वाला है, तुरंत ऐसे अलाइन हो जाएगा और हिलेगा नहीं फिर, क्योंकि फोर्स तो पहले ही जीरो थी, तो आगे तो जाएगा ही नहीं। अब रोटेशन भी नहीं करेगा जब ये इसके साथ अलाइन हो गया। अब इस कंडीशन पे आते हैं, तो ये एक तरह से स्टेबल पोजीशन है, ये इसमें से हिलना नहीं चाहता। आप इसको हिलाओ, ये फिर वापस आ जाएगा, फिर ऐसे करो फिर वापस आ जाएगा, और ज़्यादा करो और ज़्यादा वापस आ जाएगा। ठीक, जल्दी। अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव है, उसकी डायरेक्शन है इधर। आप जब इसको इधर करेंगे, इससे आप इसको थोड़ा सा हिला दीजिए ऐसे करके। ठीक, तो ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। अब आप ये समझ गए होंगे, ये तो बात मैं कम से कम 10 बार ऑलरेडी इसी लेक्चर में कह चुका हूं कि पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, ये ऐसे इस तरफ भागेगा, ये इस तरफ भागेगा। कैसे हो जाएगा ये अलाइन? ऐसे है था, ये प्लस है ना हमारा, ऐसे अलाइन हो जाएगा तुरंत। तो यानी कि ये जिस पोजीशन से हमने जरा सा डेविएट किया था, यहां इसको एंगल दिया था, हल्का सा छोटा सा एंगल दिया था थीटा, ये वापस ऐसे आना चाहिए था अगर ये स्टेबल होता तो। पर ये इस पोजीशन में खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि इसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना था ऐसे करके, तो इससे भी ऐसे ही पहुंच रहा है और इससे भी ऐसे ही पहुंचना चाहता है। तो ये पोजीशन इसीलिए स्टेबल है, स्थायी है, स्थायी है। ये वाली पोजीशन अनस्टेबल है। जैसे ही इसको जरा सा मौका मिला, अगर ये बिल्कुल सीधा है तो फिर ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही जरा सा मौका मिलेगा बाकी काम ये सारा खुद कर जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? सिंपल सिंपल सी बात है, दो तरह की हो गई। अब आते हैं स्पेशल कंडीशन नंबर 3। ये तो था कि जब हमारा जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी, उसमें दोनों पोजीशन बन गई। अब हम आते हैं तीसरी पोजीशन पे, जब टॉर्क की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमारी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोबारा से ऐसी बना देते हैं, चल जाएगा, इतने से ही काम, यूनिफॉर्म है। अब अगर आप ध्यान करें, अगर थीटा की वैल्यू को, टॉ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एक बार दोबारा से, याद हो जाएगा आप लोग को भी और समझाने में भी आसानी रहेगी। पीई साइन थीटा। तो अब ये टॉ की वैल्यू फिर से साइन थीटा पे निर्भर करती है। तो अगर ये थीटा की वैल्यू हम ऐसी कर दें कि जो मैक्सिमम कर जाए, इसको मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू को अगर हम 90 डिग्री कर दें, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो अगर हम इसे 1 कर दें तो 1 करने से टो बराबर हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं, चूंकि मैक्सिमम वाली कंडीशन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इसे 90 डिग्री कर दें तो टो बराबर आ जाएगा पी ई, साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो 1 होने से ये सेम रह गया। इसे हम टो की जगह लिख सकते हैं टो मैक्सिमम। इस समय इस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाएगी। कैसे? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पे, फोर्स नहीं, सॉरी, फोर्स तो जीरो ही रहेगी। फोर्स तो जब आप इक्विलिब्रियम में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं, तो वहां पे फोर्स जो है वो तो हमेशा जीरो ही रहती है। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप ये कंडीशन देख के चलिए, ऐसे था हमारा, इसको हमने धीरे 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 बढ़ा के ऐसे कर दिया, इस टाइम पे आ गया ये। ठीक, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, अरे लाइन तिरछी हो गई, 90 डिग्री पे दिखानी है भाई, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा प्लस क्यू वाला पॉइंट है, ये हमारा माइनस क्यू वाला पॉइंट है। इस पे फोर्स इधर को हो जाएगी और इस पे फोर्स इधर आ जाएगी। सिंपल है। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। लॉजिकली भी हम ये चीज समझ सकते हैं, मैथमेटिकली तो कर ही लिया कि साइन 90 की वैल्यू जो वो 1 होती है ना बच्चों। तो जब ये वैल्यू 1 हो गई तो इनटू में कुछ नहीं रहा, टो मैक्स इक्वल टू पी आ गया। हाँ, मैं बात कर रहा था लॉजिकली की। लॉजिकली हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये विद्युत द्विध्रुव इस तरह से खड़ा है, ठीक,
पूरा 90 डिग्री पे। अब आप ये समझ सकते होंगे इजीली कि जैसे 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 ये डाउन होता है, इसमें से गुजरने वाली जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या घट जाती है। जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी, उतना ही ज्यादा ये इसे अलाइन करने की कोशिश करेंगी। अलाइन करना मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, ई, अरे इस मार्कर को क्या हो जाता है, ठीक से चलो भाई, ई, ये क्या करना चाहता है कि ये इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे अलाइन करना चाहता है, ऐसे अपनी दिशा में मोड़ना चाहता है, इस तरह से करके, ठीक। तो जितना ज्यादा ये सीधा होगा, उतना ही ज्यादा ये प्रेशर डालेगा इसको अलाइन होने के लिए। ये तो रही लॉजिक की बात। अब आते हैं यहां पे। अब ये जो कंडीशन हमारी हो गई टो मैक्स बराबर P इंटू ई, तो अब हम लिख सकते हैं P बराबर टो मैक्स अपॉन ई। अरे अब ठीक चल गया, चलिए खैर इसको ठीक से लिख देते हैं, फीका फीका सा लिखा गया है। तो P बराबर आया टो मैक्स अपॉन ई। बच्चों अगर अब हम इस विद्युत क्षेत्र का मान 1 न्यूटन पर कूलम कर दें, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो न्यूटन पर कूलाम होती है, आप जानते होंगे। चलिए खैर इसको अगर 1 कर दें, E इज इक्वल टू 1 कर दी जाए वैल्यू, तो हमारा P बराबर आएगा टो मैक्स के, है ना, ये रहा, ठीक। ये पहुंच गया इस कंडीशन पे। इस कंडीशन में ये मैक्सिमम के साथ आया है। चलिए खैर यहां पे आके हमारी एक और डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो किसी 1 न्यूटन प्रति कूलाम, E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा गया हो, 90 डिग्री रखा गया हो। डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली समझ सकते हैं इसको। कैसे समझ सकते हैं? देखो हमने इस फॉर्मूले में क्या किया है, इसमें E की वैल्यू 1 रखी है, तो E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम हो गई और P बराबर हो गया टो मैक्स के। मैं कह रहा हूं सिंपली उसी डेफिनेशन को दोबारा दोहरा देता हूं, आप समझ जाएंगे कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जिसे 1 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो। यानी कि जो P है, P माइनस से प्लस की तरफ होता है ना बच्चों, ये जो P है और ये जो E है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, लंबवत रखा गया हो। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस इतनी सी ही बात थी। खैर बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, ये हमारी तरफ से पूरा हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास की, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और बचती है, सब्सक्राइब आपने किया ही हुआ है। अगर और कोई बच्चा है जो मतलब पढ़ना चाहता है बोर्ड के लिए, तो उसे बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब कर सकता है। चलिए खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखिए बच्चों, और लगातार पढ़ाई करते रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।